Hello everyone, I'm Vishal Ramchandani. I'm a CFA charter holder from CFA Institute USA. अगर आपने अभी 12th क्लियर किया है या आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है एंड यू वांट टू परस्यू CFA एज अ कैरियर, तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग अबाउट द CFA प्रोग्राम। हम डिस्कस करेंगे एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम की विंडोज। हम डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी टू अपीयर फॉर लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 ऑफ द एग्जाम। हम डिस्कस करेंगे द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम, हाउ मच टाइम विल यू टेक टू क्लियर ऑल द 3 लेवल्स ऑफ एग्जाम्स। हम डिस्कस करेंगे क्यूरिकुलम, क्या क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, हर सब्जेक्ट का वेटेज क्या है। वी विल ऑल्सो डिस्कस द कॉस्ट ऑफ द एग्जाम, कितना खर्चा आएगा आपको तीनों लेवल एग्जाम्स देने में। and the most important thing we'll also discuss the scope of the CFA program कि once you pursue CFA program तो CFA pursue करने के बाद क्या सैलरी मिलती है, एक्सपेक्टेड सैलरी, क्या स्कोप है, क्या करियर प्रोस्पेक्ट्स रहेंगे, राइट। तो इन दिस वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस एवरीथिंग अबाउट द CFA प्रोग्राम। व्हाट इज द CFA चार्टर, हम पहले उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम स्कोप पे चलेंगे। सी CFA चार्टर इज द अथॉरिटी गिवन बाय द CFA इंस्टीट्यूट टू यूज द डेजिग्नेशन CFA आफ्टर योर नेम। तो यू हैव टू अर्न दिस CFA चार्टर। CFA चार्टर आपको अर्न करना पड़ता है। टू अर्न दिस CFA चार्टर फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लियर ऑल द 3 लेवल्स ऑफ एग्जाम। CFA एग्जाम्स के 3 लेवल होते हैं जो आगे हम पढ़ेंगे एग्जाम वाली स्लाइड में। तो 3 लेवल्स होते हैं एग्जाम के, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। आपने तीनों लेवल एग्जाम्स के क्लियर कर दी एंड देन आपने एक कुछ रिक्वायर्ड वर्किंग एक्सपीरियंस होता है। अगर वो रिक्वायर्ड वर्किंग एक्सपीरियंस आपने पूरा कर दिया देन यू अप्लाई फॉर द CFA चार्टर टू द CFA इंस्टीट्यूट। ये जो कोर्स है ये CFA इंस्टीट्यूट परस्यू करवाता है। The institute is located in USA, but it's a global course because it has been recognized by more than 160 countries. तो 160 से ज़्यादा देशों में इसका रिकॉग्निशन है and it's a global course and it is gold dust in the field of finance. अगर आप इन्वेस्टमेंट फाइनेंस में जाना चाहते हैं तो यू कैन नॉट गेट अ बेटर कोर्स देन CFA। तो आप तीनों एक लेवल की एग्जाम आपने क्लियर कर दी, आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है, रिक्वायर्ड वर्किंग एक्सपीरियंस है, तो आप CFA चार्टर के लिए अप्लाई करते हो। वंस यू गेट दैट CFA चार्टर आप अपने नाम के आगे CFA लगा सकते हो, राइट। even if you don't have the CFA charter because you don't have the working experience but you have cleared level 1, level 2 और level 3 of the exams, तो आपको जॉब मिल जाती है so that आप वो एक्सपीरियंस अर्न करो जॉब करके एंड देन आप CFA चार्टर के लिए अप्लाई करो, राइट। तो CFA चार्टर मतलब द अथॉरिटी गिवन बाय द CFA इंस्टीट्यूट टू यूज CFA डेजिग्नेशन। एग्जाम्स कैसे होती हैं? एग्जाम्स 3 लेवल में जैसा हमने डिस्कस किया डिवाइड होती है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 कंप्यूटर बेस्ड MCQ एग्जाम होती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उसमें आते हैं, 180 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होती है, देयर इज नो पेपर पेंसिल मोड, आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन होती है, इसमें क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के 3 ऑप्शंस होते हैं। विदाउट नेगेटिव मार्किंग, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, आपको करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है, राइट। एंड एग्जाम साल में 4 बार होती है, एग्जाम विंडो कहलाती है वो। देयर आर 4 एग्जाम विंडोज, फेब्रुअरी, मई, अगस्त एंड नवंबर। ये 2026 के कैलेंडर पे बेस्ड है। 27 में हो सकता है चेंज हो जाए, चांसेस आर वेरी रेयर, वेरी मीगर, बट 26 के कैलेंडर के हिसाब से एग्जाम 4 बार होगी, फेब में होगी, मई में होगी, अगस्त में होगी और नवंबर में होगी। लेवल 2 की एग्जाम अगेन MCQ बेस्ड एग्जाम है, अगेन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, अगेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन 3 उसके ऑप्शंस होते हैं, अगेन देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। इसकी जो एग्जाम विंडो होती है वो साल में 3 बार होती है, एक होती है मई, एक होती है अगस्त, एक होती है नवंबर। दिस इज अगेन बेस्ड ऑन 2026 साइकिल। देन वी हैव लेवल 3 ऑफ द एग्जाम। लेवल 3 इज ऑल्सो अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, बट इसमें MCQ के साथ साथ ऐसे बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, राइट। और ये जो एग्जाम होती है साल में 2 बार होती है, फरवरी में होती है एंड अगस्त में होती है एज पर 2026 कैलेंडर। फिर 3 लेवल्स हो गए, लेवल 1 साल में 4 बार होती है, लेवल 2 साल में 3 बार, लेवल 3 साल में 2 बार। यू हैव टू चूज योर अटेम्प्ट, आपको चूज करना है आपको कौन सा अटेम्प्ट देना है और उसके लिए आपको रजिस्टर कराना है। सपोज यू वांट टू अपीयर फॉर नवंबर 26 अटेम्प्ट, तो आप नवंबर 26 के लिए रजिस्टर कराओगे, आप उसके लिए प्रिपेयर करोगे और नवंबर 26 में जो एग्जाम सेंटर आप चूज करोगे उस एग्जाम सेंटर में जाके आप एग्जाम दे दोगे। अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में देयर आर 2 एग्जाम सेंटर्स, एक इंदौर में एग्जाम होती है, भोपाल में एग्जाम होती हैं एंड फिर अक्रॉस द कंट्री बहुत सारे एग्जाम सेंटर्स हैं, मेट्रोज में एग्जाम सेंटर्स है, मुंबई है, दिल्ली है, बेंगलुरु है, दीज आर द एग्जाम सेंटर्स, राइट। व्हाट इज द एलिजिबिलिटी टू अपीयर फॉर CFA एग्जाम? तो एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। टू अपीयर फॉर CFA एग्जाम आपको इफ यू हैव क्लियर्ड 12th, अगर आपने जस्ट 12 क्लियर किया और आप CFA परस्यू करना चाहते हैं देन you have to have 23 or lesser months to
कंप्लीट योर ग्रेजुएशन। अब ये 23 और लेसन मंथ्स का सर कंसेप्ट कैसे काम करता है, सी इफ यू हैव कंप्लीटेड योर 12th और 12th कंप्लीट करने के बाद आपने कोई 3 ईयर प्रोग्राम चूज किया, आपका ग्रेजुएशन प्रोग्राम 3 साल का है, तो आपने 3 ईयर प्रोग्राम चूज किया, तो फर्स्ट ईयर जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद आपके ग्रेजुएशन कंप्लीट होने में 2 साल बचेंगे, तो 2 साल बचेंगे मतलब 23 मंथ्स और लेस, मतलब बेसिकली सिंपल वर्ड्स में बता दूं तो अगर आपने 3 ईयर प्रोग्राम चूज किया और फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन का कंप्लीट कर दिया, तो आप CFA लेवल 1 की एग्जाम दे सकते हैं। बट इफ यू हैव चूजन 4 ईयर प्रोग्राम, अगर आपका 4 साल का प्रोग्राम है, तो 2 साल ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद फिर आप CFA लेवल 1 की एग्जाम दे सकते हैं, राइट। मतलब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने में 2 साल से कम समय होना चाहिए। तो 3 साल का प्रोग्राम है ग्रेजुएशन का, सिंपल बीकॉम बीबीए कर रहे हैं, 3 साल का है, तो 1 साल कंप्लीट हो गया, आप CFA लेवल 1 की एग्जाम दे सकते हैं। और सिंपल वर्ड्स में, अगर इस साल आपने 12 क्लियर किया है, से आप 12 क्लियर करते हुए मार्च अप्रैल में, मई में उसका रिजल्ट आता है, जुलाई में, जून जुलाई में आपका कॉलेज स्टार्ट हो जाता है, आपका ग्रेजुएशन प्रोग्राम 3 साल का, अगले साल मई जून में उसकी एग्जाम हो जाती है, तो मई जून में एग्जाम हो जाएगी, तो नेक्स्ट ईयर, इस साल 12 क्लियर किया, नेक्स्ट ईयर अगस्त 26 में आप लेवल 1 की एग्जाम दे सकते हैं, या नवंबर 26 में, उसके बाद का कोई सा भी अटेम्प्ट, अगस्त 26 एंड ऑनवर्ड्स आप कोई सा भी अटेम्प्ट दे सकते हैं, राइट। अगर 25 में आपने 12 क्लियर कर दिया, 26 में 12 क्लियर करेंगे तो अगस्त 27। अब ये तो लेवल 1 हो गया, लेवल 2 कब दे सकते हैं, सेकेंड ईयर कंप्लीट करने के बाद, 11 मंथ्स और लेसर रिमेन इन कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने में 11 महीने उससे कम समय होना चाहिए, इसका मतलब सेकेंड ईयर आपका कंप्लीट हो गया है, तो आप लेवल 2 की एग्जाम दे सकते हैं। और लेवल 3 कब दे सकते हैं, अगर आपका पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तो आप लेवल 3 की एग्जाम दे सकते हैं। मतलब इफ a student who has just cleared 12 and wants to pursue CFA as a career, तो वो अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ अपने CFA को प्लान कर सकता है। जैसे ही वो ग्रेजुएशन स्टार्ट करे, CFA लेवल 1 की प्रिपरेशन स्टार्ट करे, 1 साल उसको मिलेगा, फर्स्ट ईयर की एग्जाम देने के बाद अगस्त उसी साल फर्स्ट ईयर की एग्जाम देने के बाद उसी साल अगस्त में वो लेवल 1 की एग्जाम दे दे, अगले साल सेकेंड ईयर क्लियर करने के बाद लेवल 2 की एग्जाम दे दे अगस्त में, और फिर थर्ड ईयर कंप्लीट करने के बाद नवंबर में लेवल 3 की एग्जाम दे दे, तो अलॉन्ग विथ योर ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा और उसी साल आपका CFA कंप्लीट हो जाएगा, राइट। अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या ग्रेजुएट हो चुके हैं, तो ये एलिजिबिलिटी आपके लिए मैटर ही नहीं करती, क्योंकि आप एलिजिबल ऑलरेडी हैं, राइट। फर्स्ट ईयर जैसे ही आपने कंप्लीट किया, आप एलिजिबल हो गए थे लेवल 1 की एग्जाम के, राइट। ये उनके लिए है जो अभी 12th पास करके आए हैं, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर कंप्लीट कर चुके हैं, उनके लिए एलिजिबिलिटी इज नॉट अ कंसर्न। अनदर थिंग दैट यू नीड टू रिक्वायर इज अ वैलिड इंटरनेशनल पासपोर्ट। वैलिड इंटरनेशनल पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, जब आप एग्जाम के लिए रजिस्टर कराएंगे तब पासपोर्ट होना जरूरी नहीं है, पर जब आप एग्जाम देने जाएंगे तब आपको पासपोर्ट एज एन आइडेंटिटी प्रूफ बताना पड़ेगा। The only identity proof, ID proof institute would accept is valid international passport, right? तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। Next, we'll discuss about the duration of the program. How much time will it take to complete all the 3 levels of the exam? CFA Institute requires at least a gap of 6 months between two exams. मतलब आपने अभी लेवल 1 की एग्जाम दी, तो 6 महीने की गैप के बाद आप लेवल 2 की एग्जाम दे सकते हैं, मिनिमम गैप ऑफ 6 मंथ्स, उससे जल्दी नहीं दे सकते, राइट। बट क्या 6 महीने में सर हम लेवल 1 क्लियर करने के बाद 6 मंथ्स में क्या हम लेवल 2 लेवल 3 के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं? डिपेंड्स। बहुत हाई IQ लेवल है आपका और आप दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं तो आप कर भी सकते हैं, बट देखिए अगेन, इफ यू हैव जस्ट क्लियर 12th और आप CFA परस्यू करना चाहते हैं, तो ये ड्यूरेशन आपको मैटर ही नहीं करता, क्योंकि आप साल में एक ही बार एग्जाम दे पाएंगे, फर्स्ट ईयर कंप्लीट करेंगे फिर एग्जाम देंगे। अब सेकेंड लेवल की एग्जाम आप सेकेंड ईयर कंप्लीट करने के बाद ही दे पाएंगे, जो 1 साल बाद ही होगा, तो 6 महीने का गैप आपको, मिनिमम गैप 6 महीने बाद एग्जाम दे सकते हो आप, कि आप उसके लिए एलिजिबल ही नहीं हो क्योंकि आपका सेकेंड ईयर कंप्लीट नहीं हुआ। कोई 12th पास करके स्टार्ट करता है तो वो ग्रेजुएशन के साथ साथ कर पाएगा, उसको 3 साल लगेंगे, 3 साल ग्रेजुएशन में लगेंगे, 3 साल इसमें लगेंगे। जो ग्रेजुएट ऑलरेडी है और वो CFA परस्यू कर रहा है, तो वो 1.5 साल में कर सकता है, 6-6 महीने के गैप से। बट रियलिस्टिकली अगर बात करें तो 6-6 महीने की गैप से लेवल 2 लेवल 3 पेपर नहीं हो पाता। अब ये मान के चलिए 2-2.5 साल लग जाएंगे, 6 महीने नहीं, आप 9 महीने की गैप से एग्जाम देंगे, तो 2 से 2.5 साल आपको लग सकते हैं CFA एग्जाम तीनों लेवल क्लियर करने में। देन वी विल नो द समथिंग अबाउट द curriculum ऑफ द प्रोग्राम। क्या क्या सब्जेक्ट सर हमको पढ़ने पड़ते हैं?
दिस इज अ गोल्ड डस्ट इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस. एवरी सब्जेक्ट इज रिलेटेड टू फाइनेंस. आपको दे विल टीच यू एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स. ये कुछ इंस्टीट्यूट के एथिक्स हैं जो एवरी इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल हैज टू कंप्लाई विद. अगर आप सीएफए कैंडिडेट हैं या सीएफए मेंबर हैं तो आपको इन प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करना पड़ेगा. देन यू हैव क्वांटिटेटिव मेथड्स. Then we have economics, then we have FSA, corporate issuer, portfolio management, equity investment, fixed income, derivatives and alternative investment. Now इनके एग्जाम वेट्स दिए हैं. भैया मैं लेवल 1 की बात कर रहा हूँ, राइट. वी आर टॉकिंग अबाउट लेवल 1. अब एग्जाम वेट्स दिए हैं. एथिक्स का एग्जाम वेटेज है 15 to 20%. एज यू कैन सी क्वांट है 6 to 9%, इकोनॉमिक्स है 6 to 9%, एफएसए है 11 to 14%, कॉर्पोरेट इश्यूर है 6 to 9%, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट 8 to 12%, सो ऑन एंड सो फोर्थ. नाउ ये 15 to 20% किसका सर? टोटल 180 एमसीक्यूज होते हैं. हाउ मेनी एमसीक्यूज आर देयर? 180. तो टोटल यू हैव 180 एमसीक्यूज. तो जो 180 एमसीक्यूज होते हैं उस 180 एमसीक्यूज का 15% निकालोगे तो आएगा 27. उस 180 का 20% निकालोगे तो आएगा 36. मतलब एथिक्स के 27 to 36 क्वेश्चंस आएंगे, राइट. मिनिमम 27, मैक्सिमम 36. ऐसे ही वेटेज हर एक सब्जेक्ट का काउंट होगा. तो ये जो परसेंटेज है ये अप्लाई करेंगे नंबर ऑफ एमसीक्यूज पे. तो इतने नंबर ऑफ एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है. एक रेंज दे देता है इंस्टीट्यूट. यू विल नॉट गेट क्वेश्चंस लेस देन 27 इन एथिक्स एंड नॉट मोर देन 36. एग्री. तो ये वेटेज है. दीज आर द 10 सब्जेक्ट्स यू हैव टू स्टडी. देन लेवल 2 में जाते हैं. तो अगेन द गुड थिंग इज दैट लेवल 2 में भी यही 10 सब्जेक्ट है, बट टॉपिक्स थोड़े एडवांस हो जाते हैं इसमें ऑब्वियसली, क्योंकि आप लेवल 2 पढ़ रहे हो. उनके वेटेज दिए 10 to 15%. इसमें दो ही वेट चलते हैं. या तो सब्जेक्ट का वेट 5 to 10% होगा. यहाँ पे 5 to 10% है, ये 5 to 10% है, ये 5 to 10% है. या तो 10 to 15% होगा. 10 to 15, 10 to 15 और इन तीनों के 10 to 15. यहाँ पे जो नंबर ऑफ एमसीक्यूज आते हैं वो 88 आते हैं, बट 88 में से 80 ही मार्क होते हैं. तो आप ये बोल सकते हो कि सब 80 पे अप्लाई करते हैं, राइट. तो 80 का 5% या 10% मतलब 8 एमसीक्यूज आएंगे. 15% मतलब उसके 12 एमसीक्यूज आएंगे. तो यू कैन एक्सपेक्ट 4, 8 और 12, या तो 4 आएंगे, 8 आएंगे या 12 एमसीक्यूज आएंगे, राइट. तो ये लेवल 2 का क्यूरिकुलम है आपका. सेम सब्जेक्ट्स बट डिफरेंट वेट्स एंड एडवांस टॉपिक्स. देन वी हैव लेवल 3. लेवल 3 में सम सब्जेक्ट्स आर कोर सब्जेक्ट्स. ये जो सब्जेक्ट्स हैं, asset allocation, portfolio construction, performance measurement, derivatives and risk management, ethics, ethical and professional standards, इनको core subjects बोला जाता है. These are called core subjects, क्योंकि ये तो पढ़ना ही पढ़ना है. Each student, every student has to go through these subjects. उसके बाद आता है pathways. What are pathways, sir? Sir, pathway क्या होता है? Pathway is nothing but your specialized subject. ये आपका स्पेशलाइजेशन है, राइट. जिस तरह अपन 11th में कॉमर्स, कोई साइंस, कोई पीसीएम, कोई पीसीबी, कोई ह्यूमैनिटीज देता है, तो ये आपका स्पेशलाइजेशन है. आपको इनमें से कोई एक चूज करना पड़ेगा, एनी वन ऑफ द 3. इधर यू कैन चूज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, और यू कैन चूज प्राइवेट मार्केट्स, और यू कैन चूज प्राइवेट वेल्थ. तो इन तीनों में से कोई आपको एक चूज करना पड़ेगा, या तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, या प्राइवेट मार्केट, या प्राइवेट वेल्थ. उसका वेटेज होगा 30 to 35%. तो टोटल सब्जेक्ट्स कितने होंगे? 5 कोर सब्जेक्ट्स होंगे आपको जो आपको पढ़ना है, प्लस एक इलेक्टिव होगा. तो 5 + 1 टोटल आपके कितने सब्जेक्ट्स हो जाएंगे? 6. तो लेवल 3 में यू हैव 6 सब्जेक्ट्स और ये उनके वेटेज है. एग्री. तो एक पाथवे आपको चूज करना पड़ेगा, किस फील्ड में आपको करियर बनाना है, किस फील्ड में आपको जॉब चाहिए. इफ यू वांट टू बिकम अ पोर्टफोलियो मैनेजर, उस फील्ड में जाना चाहते हो तो चूज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एज योर पाथवे. प्राइवेट मार्केट्स और प्राइवेट वेल्थ, आप इनमें से किसी को भी अपना पाथवे चूज कर सकते हो. देन वी हैव द कॉस्ट. कॉस्ट की बात करते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सर, हाउ मच वी नीड टू पे फॉर द सीएफए एग्जाम. अब देखो, कुछ कॉस्ट जो हमारे काम की है वो ये है 1140. ये हमारे काम की नहीं है, राइट. ये हमारे काम की नहीं है, हमारे काम की नहीं, बट यू मस्ट नो अबाउट दीज कॉस्ट. बट ये हम पे अप्लाई नहीं करेगी. जब आप सीएफए के लिए रजिस्टर करा, तो व्हेन यू रजिस्टर फॉर द एग्जाम, तो देयर आर 2 रजिस्ट्रेशन विंडोज. एक कहलाती अर्ली रजिस्ट्रेशन. अर्ली रजिस्ट्रेशन की एक डेडलाइन होती है. अगर आप उस अर्ली रजिस्ट्रेशन के पहले रजिस्टर करा देते हो तो आपकी फीस लगेगी $1140.
इफ यू मिस दैट डेडलाइन ऑफ अर्ली रजिस्ट्रेशन, तो फिर यू फॉल इनटू स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन, और स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन उसी एग्जाम के लिए आपको देना पड़ेगा 1490। ये 1490 तब देना पड़ता है जब हम ये बेसिकली, या मान लो आप लेट फीस के साथ हमको देना पड़ता है, तो हम ये लेट फीस क्यों भरेंगे? तो वेल विद इन द टाइम हम अगर फीस भर देते हैं तो $1140 हमको पे करना पड़ेगा। ये जो एग्जाम विंडो होती है, एग्जाम देने के जनरली 6 महीने पहले आती है। सपोज अगर आप अगस्त में एग्जाम देना चाहते हो, तो अर्ली रजिस्ट्रेशन की जो विंडो क्लोज होती है वो जनवरी में क्लोज होती है। तो जनवरी तक आप फीस भर दोगे अगस्त एग्जाम के लिए, तो आपको $1140 लगेगा। तो ये उनको लगता है जो देर से जागे हैं, ठीक है, दे गॉट अप लेट, और देर से उन्होंने सोचा कि एग्जाम फीस भरते हैं। तो ऐसा करने की जरूरत पड़ती नहीं, हर 3 महीने में एग्जाम होती है, तो आप टाइम से पे कर दो तो $1140, तो कंसिडर $1140 एज योर फीस। अब ये यूएसडी है 1140, इस पे जीएसटी लगता है, तो ये कुछ $1345 के आसपास पड़ती है। लेवल 1 की फीस है ये, लेवल 2 की भी फीस भी इतनी है, लेवल 3 की भी फीस इतनी है। नाउ इफ एनी स्टूडेंट फेल्स द एग्जाम, अगर वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाता है और वापस से रीअपियर होना चाहता है एग्जाम पे, तो उसको उसको $1345 ये वापस पे करने पड़ेंगे। तो इट इज वेरी क्रूशियल टू क्लियर द एग्जाम इन वन गो, बिकॉज रीअपियरिंग फॉर एग्जाम इज एक्सपेंसिव। एग्जाम के लिए रीअपियर करना महंगा है, तो एक बार में एग्जाम को क्लियर करना है। देन रीशेड्यूलिंग विद इन एग्जाम विंडो। अब एग्जाम विंडो, सपोज आपने नवंबर में एग्जाम देनी है, एंड आपने नवंबर में रजिस्ट्रेशन करा लिया, $1140 पे कर दिया। अब नवंबर में 6-7 दिन एग्जाम चलते, यू हैव टू सिलेक्ट योर डे, आप कौन से दिन पे एग्जाम देना चाहते हो। सपोज आई सिलेक्टेड 12 नवंबर, मुझे 12 नवंबर को एग्जाम देनी है, मैंने सिलेक्ट कर दिया। देन 12 नवंबर सिलेक्ट, अच्छा ये सिलेक्शन कब करना पड़ता है? ऑब्वियसली वेल बिफोर द एग्जाम, 2-3-4 महीने पहले आपको डेट सिलेक्ट करनी पड़ती है, 6 महीने पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। आफ्टर सिलेक्टिंग द डेट, आप अगर अपनी डेट चेंज करना चाहते हो, 12 नवंबर को यू हैव टू अटेंड एन इम्पॉर्टेंट वेडिंग, आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट वेडिंग में जाना है और आप उस दिन एग्जाम नहीं दे सकते, आप उसको रीशेड्यूल करना चाहते हो 14 को, 15 को, 16 को, तो उसके लिए आपको $250 पे करना पड़ेगा, $250। विद इन द एग्जाम विंडो आप अपने एग्जाम को रीशेड्यूल करा रहे हो, ठीक है, तो मेक श्योर दिस दैट डज नॉट हैपन। आप जो डेट सेलेक्ट करें, स्टिक टू दैट डेट। बहुत इमरजेंसी के केस में 12 नवंबर ये जो डेट हमको चेंज करानी पड़ती है, पर उसकी भी फिर फीस लगती है। फिर डिफरल फी, तो इसलिए मैंने कहा था ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप चेंज कराते हो तो अप्लाई करेगी, बट 99.99% स्टूडेंट्स चेंज नहीं कराते। इमरजेंसी के केस में किसी को चेंज कराना पड़ा तो वो चेंज कराता है। देन डिफरल, व्हाट इज डिफरल? ये भी सब पे अप्लाई नहीं करती। डिफरल इन द सेंस, आपने नवंबर 26 चूज किया, आपको एग्जाम देनी है, आपने उसकी फीस पे कर दी $1140, बट आपकी प्रिपरेशन ठीक से हो नहीं पाई है नवंबर 26 तक, आपने टाइम से क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, आपने टाइम से सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं किए, तो आप अपने एग्जाम को डिले करना चाहते हो। अगर एग्जाम डिले नहीं की और एग्जाम दी, एंड इन केस स्टूडेंट डज नॉट पास द एग्जाम, तो $1140 विल गो इन वेन, राइट? ये तो बर्बाद हो जाएगा पैसा। बट यू डोंट वांट टू डू दैट। अगर कोई स्टूडेंट ये नहीं करना चाहता तो अपने एग्जाम को डिफर करा सकता है, उसमें पैसा थोड़ा कम लगता है। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग $1140, अगर आप किसी स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस है कि क्लियर नहीं हो पाएगा अभी, तो फिर क्यों एग्जाम के लिए अपीयर करना, राइट? बट सर ये जो अमाउंट भर दिया इसका क्या होगा? 449 एक्स्ट्रा पे करो इंस्टीट्यूट को, एंड यू विल गेट डिफरल। आप अपने एग्जाम को 12 मंथ्स तक डिफर कर सकते हो। मतलब नवंबर 26 की एग्जाम आप 449 एक्स्ट्रा पे करके फेब 27, मई 27, अगस्त 27 या नवंबर 27 तक दे सकते हो। अगेन ये सब पे अप्लाई नहीं करता, ये उन पे अप्लाई करता है दोज हु वांट टू डिफर देयर एग्जाम। तो मेक श्योर वंस यू हैव got registered for any exam, do not defer your exam। तो ये डिफरल फीस और एग्जाम विंडो चेंज करने विद इन द एग्जाम विंडो जो रीशेड्यूलिंग की फीस है, ये सब पे अप्लाई नहीं करती। द वन फीस दैट वी हैव टू गिव इज $1140, दैट्स इट। एग्री? देन वी हैव द स्कोप ऑफ CFA एग्जाम। सर इफ वी परस्यू CFA, so what type of job roles we can expect? After completing CFA, you can work as a research analyst, financial analyst. You can also work as a portfolio manager, as an investment banker, as a risk manager, as a private banker. Some of the roles, कुछ roles ऐसे हैं which sound very good, portfolio manager, investment banker, बहुत अच्छे fascinating words हैं ये। But to begin with, जब आप CFA करके अपना करियर स्टार्ट करोगे एज अ फ्रेशर, एकदम से आप, टू बी फ्रैंक विद यू, टू बी रियलिस्टिक विद यू, एकदम से आप पोर्टफोलियो मैनेजर नहीं बन जाओगे। Some roles, some job profiles would require
ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। आप उस फील्ड में काम करना चालू करोगे एज अ जूनियर एनालिस्ट, एज एन एसोसिएट, इन्वेस्टमेंट एसोसिएट। फिर आफ्टर अर्निंग एक्सपीरियंस आप हायरार्की लेडर चढ़ते जाओगे, हायरार्किकल लेडर चढ़ते जाओगे। एंड आफ्टर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ 5 7 8 10 ईयर्स आपको ये डेजिग्नेशन मिल जाएंगे, पोर्टफोलियो मैनेजर या प्राइवेट बैंकर या इन्वेस्टमेंट बैंकर, राइट। बट हाँ, ये एकदम से आफ्टर क्लियरिंग लेवल 3 एग्जाम एज अ फ्रेशर आप मार्केट में जाते हो तो एकदम से टैग नहीं लग जाएगा कि आप पोर्टफोलियो मैनेजर हो, क्योंकि उसका आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए, एग्री। पर हाँ, यू कैन स्टार्ट वॉकिंग इन दैट डायरेक्शन, आप उस दिशा में चलना चालू कर दोगे, राइट, ठीक है। नाउ सर, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड सैलरी अगर हम एज अ फ्रेशर स्टार्ट करते हैं। नाउ रिमेंबर दिस, ये जो मैंने एक्सपेक्टेड सैलरी लिखी है बहुत रीजनेबल सैलरीज है, एंड इट इज ओनली फॉर द फ्रेशर्स। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते जाते हो तो ये फिगर चेंज होता जाता है, दिस इज फॉर फ्रेशर्स। कई लोग लेवल 1 के बाद ही जॉब करना चालू कर देते हैं, तो फिर जब वो लेवल 2 क्लियर करते हैं और उनके पास एक आधी साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर दे कैन फेच अ हायर सैलरी, राइट। और वैसे भी सीएफए इज अ काइंड ऑफ कोर्स जिसमें सैलरी रेंजेस, उसमें जो सैलरी का रेंज है वो बहुत ही वाइड है। मतलब वो जो एक्सपीरियंस भी है वो 10 से लेके 25 लाख तक की सैलरी अर्न कर सकता है। अब कौन 10 अर्न करता है, कौन 25 अर्न करता है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे कि हाउ यू कैन अर्न मोर, हाउ यू कैन गेट मोर आउट ऑफ सीएफए प्रोग्राम, राइट। तो हम प्रेशर की भी बात करते हैं, तो सीएफए लेवल में अगर आपने क्लियर किया तो यू कैन एक्सपेक्ट अ सैलरी ऑफ 4 to 5.5 लाख पर एनम। ये फ्रेशर है लेवल 1। सर ये सैलरी थोड़ी कम क्यों है? थोड़ी कम इसलिए है बिकॉज यू आर नॉट कंप्लीटेड, यू हैव नॉट कंप्लीटेड ऑल द 3 लेवल्स ऑफ द सीएफ एग्जाम एंड यू हैव नो एक्सपीरियंस एट ऑल। आप फ्रेशर हो, आपने केवल लेवल 1 क्लियर किया। अगर आप एज अ फ्रेशर लेवल 2 क्लियर करके जाते हो तो एक्सपेक्ट अ सैलरी ऑफ 6 to 7 LPA, और आप एज अ फ्रेशर लेवल 3 क्लियर करके जाते हो तो एक्सपेक्ट अ सैलरी ऑफ 8 to 10 LPA। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते हो तो ये आपका जो, अच्छा एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है कि लेवल 1 के बाद जो आपने काम किया उसका एक्सपीरियंस, या लेवल 2 के बाद जो आपने काम किया उसका एक्सपीरियंस। अगर ऑलरेडी आप वर्किंग प्रोफेशनल हो और फाइनेंस का एक्सपीरियंस है आपको, फिर आप सीएफए लेवल 1 या लेवल 2 क्लियर करते हो और जॉब के लिए जाते हो तो वो एक्सपीरियंस भी काउंट होगा। सीएफए चार्टर अर्न करने में भी काउंट होगा और सैलरी को बढ़ाने में भी काउंट होगा, राइट। सो दीज आर द एक्सपेक्टेड सैलरीज फॉर अ फ्रेशर विदाउट एक्सपीरियंस। अगर आप सी एफ ए परस्यू करना चाहते हैं तो सी एफ ए हैज़ अ ग्रेट वैल्यू, इट्स अ गोल्ड डस्ट इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस, जैसा कि मैंने आपको बोला। एंड इट हैज़ अ ग्रेट वैल्यू। अगर हम टोटल कॉस्ट देखें सी एफ ए की तो $1140 प्लस जीएसटी एक एग्जाम की फीस लगती है। नो डेफरल, नो रीशेड्यूलिंग, नो फेलिंग ऑफ द एग्जाम। तो फिर आप $1140 3 बार पे करोगे और आपका सी एफ ए कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर इससे उसकी कॉस्ट निकालें तो अराउंड 3.5 लाख सी एफ ए की कॉस्ट है, बट इट गिव्स यू अलॉट मोर वैल्यू, ठीक है। प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट, है ना, फेमस कोट, फाइनेंस कोट। तो आप जो पे कर रहे हो वो 3 साढ़े 3 लाख रुपए, बट जो आपको वैल्यू मिल रही है वो उससे कहीं ज्यादा है, राइट। तो सी एफ ए कैन बी परस्यूड। सी एफ ए सबसे अच्छी बात, द बेस्ट थिंग इज दैट अगर आप 12th क्लियर किया है तो आप ग्रेजुएशन के साथ साथ सी एफ ए कर सकते हो, और वो आपको अच्छा रिकॉग्निशन देगा, अच्छा करियर प्रोस्पेक्ट्स देगा, एंड इट हैज़ मच बेटर वैल्यू देन एमबीए। इन सम अदर वीडियो में एमबीए के ऊपर क्या क्या एडवांटेजेस हैं सीएफए के भी आपको बताऊंगा। तो विद दिस वी पुट एन एंड ओवर हियर। थैंक यू सो मच, आई होप दिस इन्फॉर्मेशन, you find found this information helpful. Thank you so much, stay connected, thank you all.